स्वागत है आप सबका आज की वीडियो में। आज हम लोग गाजीपुर के कृषि विज्ञान केंद्र में उपस्थित हैं और हमारे साथ डॉक्टर डीके सर हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गाजीपुर ज़िले में मटर का जो खेती होता है वो बहुत ही बृहद स्तर पे होता है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है। लेकिन कहीं ना कहीं किसानों के पास सही जानकारी न होने के चलते कि पोषक तत्व उनमें कौन कौन से दे या बीज उपचार कैसे करे या कौन कौन से बीजों का चुनाव करे, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन नहीं ले पाते हैं। तो डीके सर हमारे हैं जो कृषि वैज्ञानिक हैं, वो हमको बताएंगे कि भूमि में मटर की जो हम खेती करेंगे तो उस भूमि में पोषक तत्व का प्रबंधन कैसे करें। तो सर मैं चाहूँगा कि आप बोलिए। धन्यवाद आशुतोष। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय रबी का सीज़न चल रहा है। रबी का सीज़न अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 4 महीने रबी के सीज़न होते हैं और उसमें प्रमुख दलहनी फसलें होती हैं, जैसे कि चना है, मटर है, मसूर है। ये हमारी दलहन की प्रमुख फसलें हैं। और देखा गया है कि मतलब कि फर्टिलाइजर मैनेजमेंट सही तरीके से न करने की वजह से या अच्छे खेत का चयन न करने से वजह से जितना हमको उत्पादन मिलना चाहिए उतना उत्पादन हमको प्राप्त नहीं हो पाता है। तो सबसे पहला हमको ये ध्यान देना है कि यदि मटर का अच्छा उत्पादन प्राप्त करना है तो 15 अक्टूबर से लेकर के लास्ट अक्टूबर तक इसकी बुआई अवश्य हो जाए। और इसकी खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी का माना जाता है कि जो लोमी सॉइल होती है, इसकी खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी में मानी जाती है। और यदि आप मिट्टी की जांच करा लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं कराए हैं तो 6.5 से 7.5 पीएस इसकी खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है। मतलब कि नॉर्मल सॉइल मटर की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है। इसके बाद बताया जाता है कि इसमें समुद्री पोषक तत्व प्रबंधन कैसे करें। तो सबसे पहला ये ध्यान दिया जाता है, चूंकि मैं मृदा वैज्ञानिक हूँ तो मृदा वैज्ञानिक का पहला कर्तव्य बनता है कि किसानों को यह सुझाव दे कि किसी भी फसल की बुआई करने से पूर्व मिट्टी की जांच अवश्य करा लें। और मिट्टी की जांच करा लेते हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि हमारे मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट का लेवल क्या है, न्यूट्रिएंट का स्तर क्या है। और उसके आधार पर यदि फर्टिलाइजर का रिकमेंडेशन किया जाता है तो खेती की लागत को मतलब कि कम किया जा सकता है और अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। तो इस तरीके से यदि वास्तव में अच्छा दलहन में सबसे बड़ी समस्या आती है कि उकठा नामक रोग लगता है। तो उकठा नामक रोग से यदि रोग मुक्त करना है तो फसल को, उसके लिए आपको ट्राइकोडर्मा पाउडर होता है, तो ट्राइकोडर्मा से बीज का उपचार कर लें। या मतलब कि यदि दलहनी फसल का अच्छा उत्पादन प्राप्त करना है तो एक प्रकार का राइजोबियम कल्चर होता है। राइजोबियम की तमाम तरह की स्पेसीज होती हैं। तो जो हमारी मटर के लिए जो राइजोबियम कल्चर होता है उस कल्चर से बीज का शोधन कर लें। 200 ग्राम का राइजोबियम कल्चर होता है, 10 किलोग्राम बीज के लिए पर्याप्त होता है। और इस तरीके से यदि आप राइजोबियम कल्चर से बीज का शोधन कर देते हैं तो आपकी मिट्टी के अंदर मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन की मात्रा बढ़ जाती है, जर्मिनेशन परसेंटेज आपका बढ़ जाता है। तो इस तरीके से या कोई भी न्यूट्रिएंट यदि आप देते हैं तो उसकी न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इस तरीके से राइजोबियम कल्चर से या ट्राइकोडर्मा से आप बीज उपचार करने के बाद ही फसल की बुआई करें। सर इसके एक रुकना चाहूंगा सर, जो उसका मात्रा कितना रहेगा, जैसे बीज जैसे 1 केजी पे या कितना किसान ट्राइकोडर्मा या जो बता ट्राइकोडर्मा का जो मात्रा होती है वो 5 से 6 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से होती है। तो इससे क्या होता है कि जो भी हमारे मटर के अंदर जो उकठा नामक रोग लगता है उस उकठा नामक रोग से मतलब निजात पाने के लिए ट्राइकोडर्मा पाउडर से बीज का उपचार अवश्य कर लेना चाहिए। जी सर। और सर जो प्रमुख पोषक तत्व हैं जिसको हम लोग NPK बोलते हैं, उनका दलहनी फसल जो मटर है उसमें कितना उसका महत्व है और कितनी मात्रा हमको लेनी चाहिए? जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे प्लांट के लिए 16 तरह के प्लांट न्यूट्रिएंट हैं कि जो मुख्य पोषक तत्व है उसमें आपका नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, पोटास होता है। तो दलहनी फसल के अंदर चूंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन करने की क्षमता होती है, इसलिए जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो मतलब कि 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। फास्फोरस की मात्रा 40 से लेकर के 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है और पोटास की मात्रा 30 से लेकर के 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। तो नाइट्रोजन का 1/3 या हाफ डोज एज ए बेसल डोज के रूप में प्रयोग करना चाहिए और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा एज ए बेसल डोज के रूप में प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। नाइट्रोजन का प्रयोग कभी भी किसी भी फसल में एक बार में प्रयोग करने की सलाह नहीं दी जाती है। नाइट्रोजन का प्रयोग यदि एक बार में कर देंगे तो नाइट्रोजन का मेन कैरेक्टर होता है, उसके अंदर लीचिंग कैरेक्टर पाया जाता है, रिस्क करके जमीन के अंदर चला जाएगा, अमोनिया आयन के रूप में उड़ जाएगा। फास्फोरस और पोटास 2 ऐसे उर्वरक हैं जो कि इमोबाइल फर्टिलाइजर है, अगतिशील उर्वरक है, इसलिए इसका प्रयोग कभी भी मतलब कि टॉप ड्रेसिंग के रूप में नहीं, हमेशा बुआई के समय जमीन के अंदर 5 सेंटीमीटर गहराई में प्रयोग करने की सलाह दी जाती है।
और यह देखा गया है कि आज हमारी मिट्टी के अंदर सल्फर की कमी हो रही है। तो सल्फर की मात्रा को पूरा करने के लिए, और यह रिसर्च के दौरान देखा गया है कि यदि जिस मिट्टी के अंदर सल्फर की मात्रा की कमी है उसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन करने की रेट कम हो जाती है, और नाइट्रोजन फिक्सेशन की रेट कम होगी तो जो हमारी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन को प्लांट फिक्स नहीं कर पाएगा, प्लांट का मतलब ग्रोथ डेवलपमेंट अच्छे ढंग से नहीं होगा। इसलिए 20 से लेकर के 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सल्फर का रिकमेंडेशन है। सर यहाँ पे सर एक जो भ्रांति है, लोग बोलते हैं कि अगर हम डीएपी के साथ सल्फर को मिलाते हैं तो वो गलता नहीं है, जो मतलब नहीं, डीएपी के साथ हमेशा जिंक का प्रयोग करने की सलाह नहीं दी जाती है। जो पोषक तत्व तो जरूरी है, मुझे लगता है कि आपने वो सब बता दिया। इसके अलावा और भी कुछ पोषक तत्व है जिसके कमी के लक्षण हमारे जमीन के अंदर देखने को मिल रहा है, और जब उसका प्रयोग कराया गया है तो हमारा उत्पादन बढ़ गया है। जैसे कि देखा गया कि हमारे जो ट्रेस एलिमेंट है, ट्रेस एलिमेंट में जैसे देखा गया है कि आज की डेट में सबसे ज्यादा योगदान है बोरान की। बोरान की यदि कमी हो जाती है तो शुगर ट्रांसलोकेशन नहीं हो पाता है, तो उसका जो डोज होता है वह 16 से लेकर के 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसका रिकमेंडेशन है। यदि पानी के अंदर घोल बना करके छिड़काव करते हैं तो 0.3% का मतलब होता है 3 ग्राम 1 लीटर पानी के अंदर घोल बना करके यदि छिड़काव करते हैं। इसी तरीके से देखा गया कि आज कोबाल्ट सबसे महत्वपूर्ण है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। इसके बाद विटामिन B12 के सिंथेसिस में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। इसका प्रयोग 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कोबाल्ट सल्फेट के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, और यदि पानी के अंदर घोल बनाकर छिड़काव करते हैं तो 0.02% का मतलब होता है कि 2 ग्राम कोबाल्ट सल्फेट 1 लीटर पानी के अंदर घोल बना करके यदि आप फ्लावरिंग स्टेज में यदि छिड़काव करते हैं तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने की रेट बढ़ जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण यदि आपके सूक्ष्म पोषक तत्वों में जो महत्वपूर्ण आपके पोषक तत्व है उस तत्व का नाम है मॉलिब्डेनम, क्योंकि मॉलिब्डेनम नाइट्रोजनेज एंजाइम का मेन पार्ट होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में इसकी अहम भूमिका होती है। तो इसका प्रयोग 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर अमोनियम माल्टबेट के रूप में प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। यदि आपने बेसल एप्लीकेशन नहीं किया है तो आप फोलियर एप्लीकेशन के रूप में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। 0.1% का मतलब होता है कि 1 ग्राम अमोनियम माल्टबेट 1 लीटर पानी के अंदर घोल बनाकर के यदि छिड़काव करते हैं तो इस तरीके से मुख्य पोषक तत्वों के अलावा यदि कोबाल्ट का प्रयोग करते हैं, यदि आप सल्फर का प्रयोग करते हैं, यदि आप बोरान का प्रयोग करते हैं तो आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा और दलहनी फसल अच्छा से अच्छा उत्पादन आपको देगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, किसानों को इतनी अहम जानकारी देने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए।